गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में CDNA लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे। CDNA लाइब्रेरी क्या है? पिछले वीडियो में हमने वेक्टर्स और उसके टाइप को डिस्कस किया था। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट टाइप ऑफ टूल एंड टेक्निक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं। तो उसी में अगला प्रोसीजर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है CDNA लाइब्रेरी। CDNA लाइब्रेरी में CDNA का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री DNA। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक, यानी कि एक दूसरे का संपूरक। mRNA का जो संपूरक DNA होता है उस DNA को हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं। संपूरक DNA का मतलब जो है वो ये है, जैसे ये mRNA स्ट्रैंड है, इस mRNA स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस है, इस mRNA स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस का ये जो इस सीक्वेंस का जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA है उस DNA को हम क्या कहेंगे? CDNA कहेंगे। mRNA की जो सीक्वेंस है उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA होगा उसको हम CDNA कहेंगे, क्योंकि CDNA का निर्माण mRNA से किया जाता है। mRNA सिंगल स्ट्रैंड mRNA या फिर माइक्रो mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में CDNA बनाया जाता है। एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं। CDNA लाइब्रेरी में या CDNA निर्माण में काम लिए जाने वाला एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा उल्टा। हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा, तो सेंट्रल डोग्मा में हमने क्या पढ़ा? सेंट्रल डोग्मा में हमने पढ़ा ये DNA, और DNA से क्या बन रहा था? mRNA। क्या क्या बन रहा था? DNA से mRNA। इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। DNA से mRNA की बनने की घटना क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उल्टा हो रहा है। mRNA से क्या बन रहा है? DNA। mRNA से क्या बनेगा? DNA। तो ये क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान में रखना, DNA से, ये जो DNA है इस DNA से mRNA बनता है तो सिंपल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर होगा जिसमें पॉलीमरेज एंजाइम काम आएगा। और जब mRNA से आप DNA बनाएंगे तो प्रोसीजर ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा है, इसलिए इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और यहाँ पर जो एंजाइम काम आएगा वो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दो तरह के mRNA बॉडी में, mRNA और MICRO माइक्रो RNA की सहायता से क्या बनाया जा सकता है? DNA बनाया जा सकता है। miRNA एक छोटा नॉन कोडिंग mRNA होता है। इसमें केवल 22 न्यूक्लियोटाइड तक होते हैं। ये मुख्य रूप से प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, कुछ वायरस से इसमें पाया जाता है। और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जीन एक्सप्रेशन की घटना को नियंत्रित करने वाला mRNA है। यानी ट्रांसक्रिप्शनल, जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल होता है तो उस दौरान जीन एक्सप्रेशन है उसको नियंत्रित करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? आपका miRNA द्वारा किया जाता है। CDNA एक मैच्योर mRNA से क्रिएट किया जाता है। यूकैरियोटिक सेल का जो mRNA मैच्योर mRNA है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये mRNA काम करेगा। अब आप ध्यान से रखिएगा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि mRNA जब DNA से क्या बनता है? जब mRNA बनता है तो आप सब लोग जानते हैं, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के DNA में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस मौजूद होती है। कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन है और नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रॉन्स होती है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वैसी की वैसी सीक्वेंस ट्रांसक्राइब्ड कहाँ होगी? mRNA में। सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है? सेंट्रल डोग्मा यही कहता है कि जो चीज़ DNA में थी वो mRNA में गई, mRNA में थी वो ट्रांसक्राइब्ड किस में हो गई? प्रोटीन में। क्रिक ने जो सेंट्रल डोग्मा दिया वो यही कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन हूबहू वही इन्फॉर्मेशन DNA से mRNA में गई। यानी कि क्या होना चाहिए यहाँ पर? जो mRNA बनेगा उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों होने चाहिए, होता है।
ये जो mRNA होगा इसको हम HNRNA कहेंगे, हेट्रोजीनस आरएनए कहा जाता है। अब इस हेट्रोजीनस आरएनए में स्प्लाइसिंग होती है। जब स्प्लाइसिंग होगी तो जो इंट्रोन्स है, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, वो हटा दी जाती है, केवल कोडिंग सीक्वेंस रहती है, एक्सॉन्स। और ये कोडिंग सीक्वेंस युक्त जो आरएनए होगा उसको हम मैच्योर एमआरएनए कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम मैच्योर एमआरएनए कहेंगे। और इसी एमआरएनए की सहायता से हम cDNA बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा। क्या होता है कि सीधा डीएनए से क्यों, हम लोग जो डीएनए से एमआरएनए बना, यहाँ जो डीएनए हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है उससे भी तो हम लाइब्रेरी बना सकते हैं, उसको जीनोमिक लाइब्रेरी कहेंगे हम। लेकिन हमें चूँकि केवल कोडिंग सीक्वेंस चाहिए, वीए सीक्वेंस चाहिए जो आगे एक्सप्रेस हो जाए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, इसीलिए इस एमआरएनए से नेचुरल रूप से जो एमआरएनए बनेगा उसमें कोडिंग सीक्वेंस ही होती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होती है। क्योंकि जो चीज़ें सीधी जो सेंट्रल डोग्मा के अकॉर्डिंग जो चीज़ें ट्रांसक्राइब्ड होती है 1 by 1, अगर वो चीज़ें प्रोटीन में ट्रांसक्राइब्ड हो जाए तो प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगा, क्योंकि उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, अलग प्रोसीजर है, हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो प्रोटीन्स बनेगा उस प्रोटीन में नॉन कोडिंग नॉन फंक्शनल जीन ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रोटीन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो बॉडी में एक घटना हुई है कि जो एचआरआरएनए बनेगा, हेट्रोजीनस जो आरएनए बनेगा जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस है, उनका स्प्लाइसिंग होगा, यानी नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, केवल कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन्स जुड़कर एमआरएनए का निर्माण करती है। मैच्योर एमआरएनए का मैसेंजर आरएनए वहाँ पर बनेगा और इस मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जो डीएनए बनेगा उसको हम cDNA कहेंगे। अगर हम बात प्रोकैरियोट्स की करें तो प्रोकैरियोट्स में नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं के बराबर होती है, उसके एमआरएनए में नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होती है, डीएनए में नहीं होती है। तो जो सूचनाएं, इंफॉर्मेशन जो डीएनए की है वो कहाँ ट्रांसफ़र होती है? एमआरएनए में। दूसरी खास बात ये है यूकैरियोट्स के एमआरएनए की कि जो यूकैरियोट्स होते हैं जो उसके एमआरएनए में पॉली ए टेल होती है। और इस पॉली ए टेल के आधार पर ही ये एमआरएनए आरआरएनए और टीआरएनए से डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या होगा, आपका एमआरएनए होगा। अब एमआरएनए से जब हम cDNA का निर्माण करेंगे तो हमें प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर डीएनए प्राइमर को काम में लिया जाएगा। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर एक शॉर्ट डीएनए या आरएनए के खंड होते हैं। आप प्राइमर दोनों तरह के हो सकते हैं, डीएनए प्राइमर और आरएनए प्राइमर। क्योंकि हम एमआरएनए से डीएनए बना रहे हैं तो यहाँ पर डीएनए प्राइमर को हम क्या लेंगे? काम में लेंगे। तो जो डीएनए प्राइमर होते हैं वो एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम करते हैं और नए cDNA का निर्माण करेंगे। इस तरह से आप लोग देखिए, यहाँ पर जो डायग्राम मैंने बनाया है आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो यूकैरियोट्स एमआरएनए है उसमें पॉली ए टेल है, एडेनिन रिपीट होता है। पॉली का मीन्स बहुत सारा, बहु, तो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है ए, तो पॉली ए टेल होती है। तो हम प्राइमर लेंगे ओलिगोटीडी। ओलिगोटीडी का मतलब होता है थाइमिन डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? कॉम्प्लीमेंट्री है एडेनिन का, इसलिए यहाँ पर हम थाइमिन प्राइमर काम में लेंगे। और ये थाइमिन प्राइमर एज ए प्राइमर हम यूज़ करेंगे और इसको किसके साथ इंक्यूबेट करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ इंक्यूबेशन किया जाएगा। और पॉलीमरेज एंजाइम की, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में एप्लीकेशन होगा और नया डीएनए बनेगा जिसे हम cDNA कहेंगे। ये cDNA एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है और उसके बाद में रिपेयरिंग मैकेनिज्म द्वारा इसमें न्यूक्लियोटाइड का एडिशन या रिमूव करके जो प्रॉपर डीएनए सीक्वेंसिंग डीएनए उसका निर्माण किया जाएगा।
तो प्राइमर क्या होते हैं? प्राइमर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड के खंड होते हैं, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो यहाँ पर पॉली टी प्राइमर हम काम में लेंगे, ओलिगो टी कहते हैं इसको प्राइमर को। और यहाँ पर क्योंकि बहुत शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड, लगभग 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का ही ये पॉलीमर होता है। फिर cDNA का निर्माण हो जाएगा। यहाँ cDNA निर्माण में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो ओलिगो डी प्राइमर के साथ में काम में लिया जाता है, क्योंकि ओलिगो डी प्राइमर जो है वो पॉली ए टेल का कॉम्प्लीमेंट्री होता है और जिससे एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। फिर जब हमारे पास cDNA आ जाएगा तो इस cDNA की क्लोनिंग प्लाज्मिड वेक्टर या PCR द्वारा की जाएगी। यानी प्राइमर लाइब्रेरी का मतलब क्या होगा कि एक लाइब्रेरी आप इस कॉलेज में देखते हैं ना, लाइब्रेरी का मतलब है एक ऐसा स्थान जहाँ हमें ढेर सारी बुक्स मिलती है। तो वही बात यहाँ पर भी है कि आपने cDNA बनाया, सबसे पहले एक सिंगल DNA बनाया cDNA, फिर उसकी आपने मल्टीप्लिस कॉपीज क्लोनिंग से तैयार कर ली। अब आपके पास उसे एक DNA की हजारों प्रतियां तैयार है। ग्रुप ऑफ cDNA, एक मल्टीपल कलेक्शन ऑफ cDNA नोन एज cDNA लाइब्रेरी। बहुत सारा cDNA एक जगह कलेक्ट है, उसको हम cDNA लाइब्रेरी कहेंगे। तो आप क्लोनिंग हम किसे करेंगे? या तो वेक्टर के थ्रू क्लोनिंग की जाएगी या फिर PCR के थ्रू क्लोनिंग की जाएगी। cDNA लाइब्रेरी में क्लोनिंग करने के लिए जो cDNA है उसको एक एप्रोप्रिएट होस्ट सेल में डाला जाएगा। होस्ट सेल में डालने के बाद उसकी कई तरह की कई परतियां तैयार होगी, वहाँ मल्टीप्लिकेशन द्वारा कई परतियां तैयार होगी और इन परतियों को ही हम cDNA लाइब्रेरी कहते हैं। cDNA is produced in the nucleus from fully transcribed mRNA with no introns। मैंने बता दिया कि इंट्रॉन्स नहीं होंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस यहाँ पर नहीं होगा, केवल mRNA में एक्सॉन्स होते हैं, उसी को एक्सॉन को हम काम में लेके हुए क्या करेंगे? cDNA का निर्माण करेंगे। cDNA जो है उसमें यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोटिक सेल में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। हमारे पास जो डिज़ायर्ड जीन है उस डिज़ायर्ड जीन को हम एक पर्टिकुलर होस्ट सेल जैसे प्रोकैरियोटिक जो प्लाज्मिड है उसमें उसका एक्सप्रेशन करेंगे। एक्सप्रेशन करने के बाद उससे कई मल्टीप्लिस कॉपीज़ हम तैयार की जा सकती है। अब डायग्राम से देखें अगला प्रोसीजर की कंस्ट्रक्शन ऑफ cDNA। हमें एक cDNA लाइब्रेरी बनानी है तो क्या फॉलोइंग स्टेप्स होंगे? वो है, सबसे पहले आपको mRNA को आइसोलेशन करना होगा। mRNA को आइसोलेशन करने के बाद सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंड ऑफ cDNA, फिर इसको एक एप्रोप्रिएट होस्ट में हम डालेंगे। होस्ट में डालने के बाद cDNA की क्लोनिंग करके cDNA लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो सबसे पहले mRNA को, मेजर mRNA है उसको हम पृथक करते हैं। mRNA को पृथक करने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है RNase एंजाइम की उपस्थिति में। अगर कोई एक्स्ट्रा अगर किसी तरह का एडिशन है उसको रिमूव किया जाएगा। प्यूरिफिकेशन के लिए ट्राइजोल एक्सट्रेशन या कॉलम प्यूरिफिकेशन टेक्निक काम में ली जाती है। जब आपका पूरी तरह से mRNA अच्छे से पृथक हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाइज एंजाइम की सहायता से एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड किया जाएगा। साथ में हम लोग रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड ऑफ DNA हाइब्रिड जिसको हम प्राइमर कहते हैं, उस प्राइमर को एडिशन किया जाएगा। प्यूरिफिकेशन का मेथड है ये, कॉलम विथ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड DT। सबसे पहले सेल में सेलुलेज एंजाइम से हम इसको क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। सेलुलेज से ट्रीट करने के बाद इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, हाई लेवल पर सॉल्ट वॉश करेंगे, फिर लो सॉल्ट वॉश करेंगे और अंत में हमारे पास प्योर mRNA प्राप्त हो जाएगा। और इस mRNA का उपयोग हम किस में करेंगे? cDNA बनाने में किया जाएगा। अब आगे मैं आप डायग्राम से ही समझा देती हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। हमने mRNA को क्या कर लिया था? प्यूरिफिकेशन कर लिया था। mRNA को प्यूरिफिकेशन करने के बाद mRNA जो कैरियोटिक mRNA होता है उसके 3 प्राइम सिरे पर पॉली ए टेल होती है। तो जो प्राइमर हम लेंगे वो ओलिगो
DT प्राइमर यहाँ पर काम में लिया जाएगा। ओलिगो DT प्राइमर यहाँ पर आ चुका है, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग हो चुकी है। अब हम इसका इंक्यूबेशन करेंगे विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ इंक्यूबेशन किया जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड एडिशन का काम करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा जिससे mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री cDNA बनेगा। mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनेगा जिसको हम cDNA कहेंगे। जब cDNA निर्माण हो जाएगा तो हमें अब क्या करना है, इस RNA स्ट्रैंड को रिमूव करना है। RNA स्ट्रैंड को रिमूव करने के लिए इसको हम RNase एंजाइम के साथ ट्रीट करेंगे। कौन सा एंजाइम है? RNase एंजाइम के साथ ट्रीट करने पर RNA स्ट्रैंड नष्ट हो जाता है। अब चूँकि हमारे पास केवल सिंगल स्ट्रैंड cDNA है, सिंगल स्ट्रैंड cDNA को डबल स्ट्रैंड करने के लिए इसको इंक्यूबेशन किया जाएगा। किसके साथ? चूँकि एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक लूप बन रही है यहाँ लूप। तो क्या होगा कि जब RNA रिमूव होगा ना, RNA तो DNA की जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो सिरों से आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें एक लूप स्ट्रक्चर उत्पन्न हो जाता है। इस लूप को भी हम मुक्त करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम इसको पॉलीमरेज एंजाइम DNA पॉलीमरेज एंजाइम के साथ इसको इंक्यूबेट किया जाएगा। इसके साथ इंक्यूबेशन करने पर सिंगल स्ट्रैंड DNA से क्या बन जाता है, डबल स्ट्रैंड DNA बन जाता है। अब जो सिरे पर लूप होती है उस लूप को S1 न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा हटाया जाता है। इस लूप को किसके द्वारा हटाया जाएगा? S1 न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा इसको हटाया जाता है। अब हम जो कि हमें लाइब्रेरी किसी होस्ट सेल में इस DNA को डालना है तो इसके दोनों सिरों पर हमें क्या टर्मिनल टेल उत्पन्न करनी पड़ती है। तो हमें यहाँ इंक्यूबेशन में टर्मिनल ट्रांसफ्रेज सिंगल स्ट्रैंड टेल यहाँ पर हम ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं हमने टेल को ऐड कर दिया ताकि हम प्राइमर, हमने अपनी पसंद का प्राइमर यहाँ अपनी पसंद का जो आप लोग कोई भी फैक्टर ले रहे हैं उसके साथ ही हाइब्रिड होकर रिकॉम्बिनेंट DNA का निर्माण कर सकें। तो इस तरह से हमने डबल स्ट्रैंड DNA का निर्माण किया है। अब ये किसी भी होस्ट कोशिका में इंसर्शन के लिए तैयार है। इस cDNA की सहायता से आप cDNA लाइब्रेरी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में फटाफट एक बार फिर से इस प्रोसीजर को देख लें ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। यही डायग्राम है cDNA लाइब्रेरी का जो आपको समझना है। सबसे पहले हमने आइसोलेशन ऑफ mRNA किया है, फिर हमने ओलिगो DT प्राइमर को ऐड किया है। इस ओलिगो DT प्राइमर सहित mRNA को हमने इंक्यूबेट किया है। क्योंकि हम ये घटना लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो इंक्यूबेशन करेंगे, एडिशन करेंगे हम अपनी पसंद से। तो इंक्यूबेशन कर रहे हैं हम लोग, इंक्यूबेशन किया है हमने इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ। फिर कॉम्प्लीमेंट्री RNA जो स्ट्रैंड है उसको रिमूव कर दिया जाएगा RNase एंजाइम के साथ। इसके बाद एडिशन किया जाएगा आपका पॉलीमरेज, जिस सिंगल स्ट्रैंड cDNA डबल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लूप होगी उसको SI न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा। फिर पॉलीटेल का एडिशन किया जाएगा। अब हमारे पास डबल स्ट्रैंड DNA तैयार है। उसकी सहायता से हम cDNA लाइब्रेरी का निर्माण कर सकते हैं। cDNA लाइब्रेरी का निर्माण कैसे करेंगे? जो हमारे पास अभी cDNA बना है उसको एक पर्टिकुलर होस्ट में उसको डाला जाएगा और उसके बाद इसकी क्लोनिंग की जाएगी। होस्ट यहाँ पर प्लाज्मिड हो सकता है, कोई भी होस्ट प्लाज्मिड होस्ट हो सकता है, उसमें डालकर cDNA लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस तरह से ये mRNA है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से हमने cDNA बनाया है। अब cDNA को रेस्टिगेशन एंजाइम से कट करेंगे, होस्ट को भी रेस्टिगेशन एंजाइम से कट करके इसको किस में डाल दिया जाएगा, प्लाज्मिड फैक्टर में डालकर इसकी क्लोनिंग की जाएगी। इस तरह से ये पूरी लाइब्रेरी आप लोग देख सकते हैं। मैंने पूरा डायग्राम यहाँ पर लिया है, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने mRNA को आइसोलेट किया है। mRNA को आइसोलेट करने के बाद mRNA को आइसोलेटेड करने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में हमने DNA का निर्माण किया है। DNA जो हमारे पास cDNA आया है, इस cDNA को हमने किस में एंटर किया, एप्रोप्रिएट प्लाज्मिड होस्ट में। फिर इसको हमने एक होस्ट कोशिका के साथ इसको डालकर इसकी क्लोनिंग की है। अब हमारे पास ढेरों क्लोनिंग आ गई है। इस क्लोनिंग को आइसोलेट करके प्यूरिफिकेशन करके cDNA लाइब्रेरी को तैयार किया गया है। और ये DNA सीक्वेंस ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा cDNA की सीक्वेंस को ज्ञात किया जा सकता है। यानी हमारे पास क्या था, एक सिंगल स्ट्रैंड mRNA था। हमारे पास क्या था, एक सिंगल स्ट्रैंड mRNA था और
उस सिंगल स्ट्रैंड mRNA की सहायता से एक mRNA, इस mRNA की सहायता से एक हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड mRNA की सहायता से हमने cDNA बनाया। cDNA की सहायता से हमने इसको एप्रोप्रिएट होस्ट में डालकर इसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार की है, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज़ तैयार की है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, cDNA लाइब्रेरी कह रहे हैं। ग्रुप ऑफ cDNA नॉन एज cDNA लाइब्रेरी। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। सिंगल स्ट्रैंड mRNA से हम डबल स्ट्रैंड cDNA बनाएंगे। डबल स्ट्रैंड cDNA को हम होस्ट कोशिका में डालकर इसकी क्लोनिंग करके इसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करेंगे, जिसे cDNA लाइब्रेरी कहेंगे। ये हमारा इंटरेस्ट जीन हो सकता है, जिसे हमें आगे चाहे ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने में इसको काम में लिया जा सकता है। कोई भी अपनी पसंद की चीज़, कोई एंटीबायोटिक्स हमें बनानी है या फिर कोई जीन रेजिस्टेंस प्लांट हमें बनाने हैं या फंगल रेजिस्टेंस प्लांट बनाने, तो किसी भी डीएनए की क्लोनिंग करके cDNA लाइब्रेरी को तैयार किया जा सकता है। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? ये एक इंपॉर्टेंट पावरफुल टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी में। ये यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन एक्सप्रेशन के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। यहाँ पर हम इसकी सहायता से हम डीएनए की कोडिंग सीक्वेंस को ज्ञात कर सकते हैं। होमोलोगस जीन को आइसोलेटेड किया जा सकता है। यहाँ पर इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द स्क्रीनिंग जीनोमिक लाइब्रेरी टू आइसोलेट स्पेसिफिक cDNA। स्पेसिफिक cDNA को आइसोलेशन करने में ये महत्वपूर्ण है। The cDNA of protein can facilitate to generate antibodies and monoclonal antibodies। monoclonal antibodies को बनाने में काम में ले सकते हैं। खासकर mRNA की एक्सप्रेशन कैसे होता है उसकी स्टडी में भी हम cDNA लाइब्रेरी को काम में लिया जा सकता है। तो आप लोगों को मैंने cDNA लाइब्रेरी पढ़ाया है, यही आपके कोर्स में है। एक होती है जीनोमिक लाइब्रेरी, इसका में cDNA और जीनो, आप बार बार कई शब्द सुनेंगे जीनोमिक और कहीं सुनेंगे cDNA, आप कन्फ्यूज़न होंगे। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने आपको यह एक टेबल दी है, ताकि आप कहीं भी जीनोमिक शब्द सुने तो कन्फ्यूज़न ना हो। जीनोमिक का मतलब होता है कि एक सेल के अंदर जो पूरा डीएनए प्रेजेंट होता है उस डीएनए की क्लोनिंग करना, जिसमें हमने कोडिंग और नॉन कोडिंग सारी सीक्वेंस आ जाएगी। अगर आप उसकी क्लोनिंग कर रहे हैं, होल डीएनए की क्लोनिंग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, हमने एक पर्टिकुलर mRNA लिया और उसकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की हमने क्लोनिंग की है, तो वो cDNA लाइब्रेरी कहलाता है। C मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री किसका? mRNA का। यहाँ mRNA से हम डीएनए बनाकर क्लोनिंग करेंगे। यहाँ पर सीधे ही होस्ट सेल से डीएनए लेकर उसकी क्लोनिंग की जाती है, जिसको जीनोमिक कहा जाता है। चूँकि आप सीधा क्लोनिंग कर रहे हैं सेल से, तो इसकी साइज़ बड़ी होगी, इसकी छोटी होगी। यहाँ पर बहुत जीन कोडिंग और नॉन कोडिंग जीन्स होंगे, क्योंकि जीनोमिक डीएनए काम में लिया जा रहा है। यहाँ पर केवल कोडिंग सीक्वेंस होगी। यहाँ जीन का एक्सप्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, साइज़ बड़ा होने के कारण जीन का एक्सप्रेशन डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कर रहे हैं, तो जीन एक्सप्रेशन ईजी हो जाता है। यहाँ पर जो वेक्टर काम में लेंगे वो हम प्लाज्मिड, कॉस्मिड, लैम्डा, बैक्टीरियल, आर्टिफिशियल, येस्ट आर्टिफिशियल काम में लिए जाएंगे। यहाँ पर प्लाज्मिड, फेजमिड, लैम्डा फेज को काम में लिया जाएगा। यहाँ इन्फॉर्मेशन बहुत ही इलेबोरेट होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पूरा डीएनए हम कोडिंग लाइब्रेरी बना रहे हैं, उसकी सीक्वेंसिंग हम ज्ञात कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन इलेबोरेट होगी। यहाँ पर जो है सीक्वेंस लिमिटेड होने के कारण इन्फॉर्मेशन शॉर्ट होगी। तो ये आपका दोनों में डिफरेंस है। तो जीनोमिक का मतलब होता है होल डीएनए का क्लोन करना, और cDNA का मतलब है कि हम mRNA से जो डीएनए बनाएंगे उसकी हम यहाँ क्लोनिंग करेंगे और क्लोनिंग करके cDNA लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वो तो cDNA, हाउ टू मेक अ cDNA लाइब्रेरी। तो आपको पूरा प्रोसीजर लिखना है। पहले cDNA की डेफिनेशन लिखनी है, फिर cDNA के बारे में थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में बताते हुए आपको लिखना है, फिर आपको cDNA लाइब्रेरी के स्टेप्स लिखने हैं और डायग्राम्स बनाने हैं, फिर इसकी एप्लीकेशंस लिखते हुए इस पूरे टॉपिक को समाप्त करना है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। थैंक यू।